ओके। हेलो। हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था कि स्लीपर्स क्या होते हैं। अब हम आगे उसके पढ़ेंगे कि स्लीपर्स क्या होते हैं, उनके क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या-क्या टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है, जिसे हम पटरी कहते हैं, इनको हम कहते हैं रेल्स। और ये जो इनके नीचे बिछे रहते हैं, दिस वन द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज नोन एज द स्लीपर्स। ये स्लीपर्स का क्या फंक्शन होता है? इनका ये फंक्शन होता है कि जो भी इसके ऊपर व्हील जा रहा है, वो लोड ट्रांसफर होता है टू द रेल्स और रेल्स के बाद में अल्टीमेटली लोड ट्रांसफर होता है टू द स्लीपर्स। स्लीपर्स एक ट्रांसमिशन पार्ट है जो कि पूरे लोड को नीचे ट्रांसफर करते हैं और हमारे जो हमारी पटरियां हैं या फिर जो हमारी स्लीपर्स हैं उनको टूटने से बचाते हैं। अब सेकेंड इज, अब इसकी हम डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशंस हैं, स्लीपर्स आर द मेंबर्स जनरली लेड ट्रांसफर्स टू द रेल्स। इसका मतलब जैसे रेल्स हैं उनकी 90 डिग्री में जो हम उनको बिछाते हैं उनको हम कहते हैं स्लीपर्स। ऑन विच द रेल्स आर सपोर्टेड एंड फिक्स्ड। इनके ऊपर जो हम पटरियां बिछाते हैं वो सपोर्ट सिस्टम होती है और उनको हम फिक्स करके रखते हैं। They transfers the load from the rails to the ballast and the subgrade. जो भी लोड इसके ऊपर आता है, पटरी के ऊपर आता है, वो सीधा स्लीपर्स को देते हैं। स्लीपर्स के बाद में ये सारा लोड नीचे बलास्ट में और अल्टीमेटली नीचे सॉइल में जाके ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण हमारी ट्रेन का जो भी लोड आ रहा है वो अल्टीमेटली सॉइल में या फिर बलास्ट में चला जाता है, जिसके कारण हमारी जो भी हमारी रेल्स हैं या स्लीपर्स हैं वो टूटने से बच जाती हैं। नेक्स्ट, इनके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है, इट होल्ड्स द रेल। जो है, जैसे हमारी ये पटरी है, इसके नीचे हमने स्लीपर्स लगाए हैं, तो ये स्लीपर इन पटरियों को होल्ड करके रखता है एक प्रॉपर गेज में, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में। इनका जो पोजीशन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखता है, वो फंक्शन होता है हमारे स्लीपर्स का। सेकेंड वन इज, इट इज फर्म एंड इवन सपोर्ट टू द रेल्स। जो हमारी पटरियां हैं उनको ये एक इवन सपोर्ट देता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक पटरी है, उसको एक इवनली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हमारा स्लीपर। ठीक है। थर्ड वन इज, इट ट्रांसफर्स द लोड इवनली फ्रॉम रेल्स टू वाइडर एरिया ऑफ द बलास्ट। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वाइडर एरिया ऑफ द बलास्ट में कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पटरियां हैं, उनके बीच में हमने ऐसे स्लीपर्स लगा दिए, उनके नीचे हम रखते हैं बलास्ट और सबसे नीचे आता है सॉइल या मिट्टी। ठीक है। तो जैसे ही लोड इसके ऊपर आता है, जैसे ही लोड हमारी पटरी के ऊपर आता है, पटरी के बाद में हमारे स्लीपर्स के ऊपर आता है, फिर उसके बाद में बलास्ट के ऊपर जाता है और फिर सॉइल के ऊपर जाता है, तो ये जो लोड ट्रांसफर होता है ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है टू द वाइडर एरिया ऑफ द बलास्ट। तो इसलिए जो हमारा लोड है वो इवनली नीचे ट्रांसफर होता है इन दिस फॉर्म। जैसे ही लोड आया तो वो एस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, पहले कम फिर धीरे धीरे वो वाइडर होता चला जाता है, जिसके कारण इसके नीचे जो बलास्ट और सॉइल है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो भी टूटने से और खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज द इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल्स एंड बलास्ट। इलास्टिक मीडियम का मतलब होता है कि ये स्लीपर्स है, ये पटरी है उसके ऊपर, तो ये जो स्लीपर्स है इनके नीचे जो बलास्ट है, जितना भी लोड आ रहा है डायरेक्ट रेल्स पे और नीचे बलास्ट में जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज द ट्रांसफरिंग मोड। यही इसको नीचे ट्रांसफर कर रहा है इन द इलास्टिक मोड। मतलब वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है जैसे ही उसके ऊपर लोड आता है, और जैसे ही लोड हट जाता है वो अपनी शेप में वापस आ जाता है। दिस इज नोन एज द इलास्टिक मीडियम। The next is, it provides the longitudinal and lateral stability. ये पटरियों को, जो हमारी रेल्स होती है, उनको लॉन्गिट्यूडनल भी और लेटरल दोनों तरह के स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। देन नेक्स्ट इज, द स्लीपर टू बी यूज्ड शुड बी इकोनॉमिकल। अब ये हमारी आती हैं रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्लीपर। हम जैसे स्लीपर डिजाइन भी कर रहे हैं या हम ये देख रहे हैं कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है, तो उनके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उसे फुलफिल करनी चाहिए। जैसे पहली रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी इकोनॉमिकल। इसका मतलब है कि हम
इसमें कोई भी मटेरियल यूज करें, बट इट शुड बी इकोनॉमिकल, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, हमारा रेलवे ट्रैक पूरे इंडिया में बहुत सारे हैं, पूरा रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनके ऊपर इतनी सारी रेल्स और इतने सारे स्लीपर्स यूज होते हैं। अगर वो इकोनॉमिकल नहीं रहेंगे तो हम नया रेलवे ट्रैक बनाने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसलिए जो भी हम रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होना चाहिए कि जितना उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसको फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट इज इट शुड बी मॉडरेट, इट शुड बी ऑफ मॉडरेट वेट फॉर इजी टू हैंडल। उसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिकल के चक्कर में हमने पत्थर के स्लीपर्स बना दिए, पर वो इतने हैवी हैं कि उनको हम अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। जहां पे हमें उन्हें बिछाना है वहां पे हम उन्हें बिछा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उनका जो वेट है इट शुड बी मॉडरेट, नॉट टू हैवी नॉट टू लाइट। इसके बाद है फिक्सिंग एंड रिमूविंग ऑफ फास्टनिंग शुड बी इजी। अब ये हैवी इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जो हमने पटरियां बिछाई हैं उनको हम फिक्स करके रखते हैं। मैंने कल आपको दिखाए थे, चेयर्स होती हैं, कीज होती हैं या फिर स्क्रूज होते हैं, उनके साथ में हम इन्हें फिक्स करके रखते हैं। अगर हमने फिक्स करके रखा और ये बहुत ज्यादा हैवी है तो उनको रिमूव करना, दोबारा से नए स्लीपर्स फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनका वेट हम हल्का ही रखते हैं ताकि उनको फिक्स करना, रिमूव करना हमारे लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट इज इट शुड हैव द सफिशिएंट बेयरिंग एरिया। इसका मतलब कि जितना लोड उसके ऊपर आए वो सफिशिएंटली वाइडर एरिया में नीचे ट्रांसफर कर सके, क्योंकि यही एक बेसिक नीड है ऑफ अ स्लीपर। ओके, नेक्स्ट इज सफिशिएंट बेयरिंग एरिया। इसका मतलब कि जो भी हमारी स्लीपर्स हैं वो सफिशिएंटली वाइडर एरिया में लोड को ट्रांसफर करना चाहिए, जिसका हमारा जो बेसिक नीड है उसे वो फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड बी इजी टू मेंटेन एंड गॉज एडजस्टमेंट। इसका मतलब जो भी हमारे स्लीपर्स हैं वो इजी टू मेंटेन होने चाहिए, अगर वो खराब भी हो गए हैं तो इजी टू रिप्लेस होने चाहिए। और इन दोनों जो पटरियां, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम गॉज या गेज कहते हैं, इसको वो मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रैक सर्किटिंग या इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मस्ट बी पॉसिबल। अब ट्रैक सर्किटिंग या फिर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? आजकल आपने मेट्रोज का नाम सुना होगा, मेट्रो ट्रेन सुनी होगी, देखी होगी किसी किसी ने। जो भी मेट्रोज होती हैं वो सारी इलेक्ट्रिकल इंजन्स पे चलती हैं। इसका मतलब उसमें ना हम फ्यूल यूज करते हैं, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना हम कोल यूज करते हैं, स्टीम इंजन्स नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिक पे चलती हैं। जो उनका इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है वो ऊपर ना होके वो ट्रैक में हम फिट करते हैं। वो ऊपर फिट ना करके, जैसे पहले आपने देखे होंगे कि जहां पे रेलवे ट्रैक होता है उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन जाती है जहां से हमारे इंजन्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन इन मेट्रोज में हमने क्या करा है, ट्रैक के ऊपर जो हमारा ट्रैक है, जैसे हमारी स्लीपर्स हैं या फिर रेल्स हैं, उनके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फिटिंग करी है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पटरियां हैं, उसके नीचे ये स्लीपर्स हैं, तो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है वो इन पटरियों में प्रोवाइड कराई है। इन पटरियों से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिसके कारण वो रन करते हैं। तो जो हमारे स्लीपर्स हैं, अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, जैसे मान लीजिए आयरन के अगर हमारे ये स्लीपर्स हुए तो इसमें से करंट पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर करंट पास होने के चांसेस बढ़ गए तो दिस इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग। अगर गलती से कोई उस पे गिर गया या कोई सामान उस पे गिर गया तो इतना हाई इलेक्ट्रिक पावर से लोगों को बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा एक स्लीपर होना चाहिए जो कि ट्रैक सर्किटिंग या इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में सहायता दे। उसके बाद है इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। ये पटरी है, इसके नीचे हमने स्लीपर्स बिछाए हैं, इसके ऊपर से कोई भी व्हील जा रहा है तो उस व्हील के कारण इसमें हमें शॉक्स एंड वाइब्रेशंस आते हैं। तो शॉक एंड वाइब्रेशंस को इसे हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। स्लीपर्स के कितने तरह के टाइप होते हैं? ये जितने तरह के टाइप लिखे हैं ये हमने लिखे हैं फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट। इसका मतलब सबसे पहले इंडिया में सबसे ओल्ड जो स्लीपर्स यूज होते थे वो होते थे वुडन। उसके बाद यूज हुए मेटल, उसके बाद हुए स्टील के,
और आजकल जो यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं कॉन्क्रीट। तो ये जितने भी हमारे टाइप हैं ये हो रहे हैं फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट, सबसे पुराने से लेकर सबसे नए तक। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है टिम्बर। टिम्बर का आपने बहुत पुराना कोई ट्रैक होगा, जैसे मान लीजिए ये ट्रैक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये पटरी है, पटरी के नीचे ये टिम्बर के हमने स्लीपर्स बिछाए हैं, दिस वन, ये सारे टिम्बर के स्लीपर्स हैं। तो जब कोई पुराना किसी गांव वगैरह में अगर आप कोई ट्रैक देखते हो जो आजकल यूज भी नहीं हो रहे हैं, वहां पर आपको टिम्बर के स्लीपर्स मिल जाएंगे। ये टिम्बर के स्लीपर्स जब हमारी रेलवे बनी ही थी तब हम टिम्बर के स्लीपर्स यूज करते थे। तब इसकी क्या कंडीशन थी कि वहां उस समय पेड़ बहुत ज्यादा थे, इजीली अवेलेबल थे, बिना पैसों के हम कभी भी कोई पेड़ काट के उसे यूज कर सकते थे। तो इसलिए हमने टिम्बर के स्लीपर्स यूज करना शुरू कर दिए थे। जितनी भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होना चाहिए वो था, शॉक एब्जॉर्बेंट होना चाहिए वो भी था, लाइट वेट होना चाहिए वो भी था, इजी टू हैंडल होना चाहिए वो भी था। तो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी टिम्बर स्लीपर्स पूरी करते थे। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला है इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडलिंग। इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान होता था, हमें कोई अलग से फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस हम वुड को काटते थे, रेक्टेंगुलर शेप में काटते थे और उसको यूज कर लेते थे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई भी टिम्बर एक सिमिलर शेप का नहीं है। तो हमने नॉर्मली जैसे हम वुड कट करते हैं बस वैसे ही वुड कट करके लगाए हुए हैं। जैसे ये बीच वाला आपको बहुत ज्यादा वाइट दिख रहा है, ये कम है, ये उससे भी कम है। तो हम नॉर्मली कोई भी एक फैक्ट्री में ना जाके जैसे हमें वुड मिलते थे उनको रेक्टेंगुलर शेप में काट के और उसको फिर हम ले डाउन कर लेते थे। तो इट इज वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडलिंग। सेकेंड वन इज इट इज सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किटेड एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे इलेक्ट्रिक इंजन्स आने शुरू हो गए थे वहां पे हमने वुडन स्लीपर्स को यूज करना शुरू करा था, क्योंकि वुड इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती थी, तो जो भी आसपास के लोग होते थे जो ट्रैक पे पैदल कभी क्रॉस कर जाते थे उनके लिए बहुत सेफ हो गया था ये ऑप्शन। नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड विद और विदाउट बलास्ट। ये इतना शॉक एब्जॉर्बेंट होता था कि उसके ऊपर आप कोई भी शॉक डालो पूरा शॉक खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता था, कि इसके नीचे हमें बलास्ट लगाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बलास्ट। कोई भी तरह का बलास्ट यूज करो, भले ही वो सेडिमेंट्री रॉक्स का हो या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का हो, इग्नाइट रॉक्स का हो, किसी भी रॉक का अगर आप बलास्ट यूज कर रहे हो तो सारे तरह के बलास्ट में ये सुटेबल होता था, क्योंकि ये खुद ही इतना एब्जॉर्बेंट होता था कि इसको बलास्ट की एज इन जरूरत होती ही नहीं थी। नेक्स्ट इज फिटिंग्स आर फ्यू एंड सिंपल इन डिजाइन। इसका कोई डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, बस हमारे वुड्स को हमें रेक्टेंगुलर शेप में काटना था और बस बिछाना था। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होते थे। देन अलाइनमेंट कैन बी इजिली करेक्टेड। अलाइनमेंट जो होता था इसके ऊपर जो हम ट्रैक बिछाते थे उसको इजिली हम करेक्ट कर पाते थे, क्योंकि हमारा जो वुडन स्लीपर्स होते थे वो बहुत सॉफ्ट होते थे, इजी टू हैंडल होते थे और लाइट वेट होते थे। तो जहां भी हमें लगता था कि थोड़े ऊपर नीचे हो गए हम इन्हें निकाल के दोबारा से लगा सकते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज इजिली अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पहले बहुत पहले जब हमने रेलवे ट्रैक बनाने शुरू करे थे तब ट्रीज बहुत सारे अवेलेबल थे, तो फ्री में हम कोई भी ट्री काट के उससे हम स्लीपर्स बना सकते थे। नाउ कम टू द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट हैज अ वेरी लेस लाइफ। वो केवल 12 से 15 साल ही चलते थे, क्योंकि उसमें बारिश से या धूप से वो गलने शुरू हो जाते थे। उसमें बग्स लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, काई लग जाती थी, वो अंदर से खोखले होने शुरू हो जाते थे और वो खराब हो जाते थे। तो इसलिए उनको हर 12 से 15 साल में चेंज करना पड़ता था। देन नेक्स्ट इज इट इज मोर लायबल टू डैमेज बाय बेटर पैकिंग। अगर हम उनको बहुत ज्यादा टाइट करके पैक्ड कर लेते थे तो उसके बीच में, जैसे इस वाले स्लीपर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक कट आ गया, बीच से ये टूट गया, और जैसे ये टूट गया इसके ऊपर से कोई भी व्हील जाएगा तो ये पूरा कट पूरे स्लीपर में बढ़ता चला जाएगा। तो ये
अगर हमने उन्हें बहुत ज्यादा टाइट पैक कर दिया तो वो बहुत जल्दी टूट जाते थे। देन नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द गेज। जो हमारे स्लीपर्स के ऊपर हम पटरियां रखते थे उनके ऊपर गेज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली इट इज ससेप्टेबल टू फायर हजार्ड्स। अगर कभी भी किसी ट्रैक पे आग लग जाती थी तो वो उसको रोकने की बजाय वो उसको और बढ़ा देता था। इसलिए हमने फिर जो हमारे स्लीपर्स वुडन स्लीपर्स थे उनको यूज करना हमने बंद कर दिया था। जो पहले कभी हम वुडन स्लीपर्स यूज करते थे उनका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है कि फॉर ब्रॉड गेज हम यूज करते थे 2750 बाय 250 बाय 130 का। उसके बाद में इसकी जो लाइफ होती थी वो अधिकतर 12 से 15 साल होती थी। उससे आगे अगर आपने जबरदस्ती उन स्लीपर्स को यूज करा तो वो नॉन ड्यूरेबल हो जाते। अब जब हमने ये वुडन स्लीपर्स हटाए तो उसके बाद जो स्लीपर्स यूज हुए वो होते थे कास्ट आयरन के। इसमें आपको आयरन का दिखाई दे रहा है, ये कास्ट आयरन के हम स्लीपर्स यूज करते थे। इस फोटो में आपको दिखाई देगा, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है ये कास्ट आयरन के बीच में आयरन है। कास्ट आयरन के हमने स्लीपर्स यूज करे। अब दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखो ये स्लीपर है, दोनों तरफ ऐसे उल्टी कटोरे से रखे हुए हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक ये है। तो ये हम क्यों यूज करते थे? तो कास्ट आयरन जो इस टाइप को हम कहते थे कास्ट आयरन बोल शेप। बोल शेप या फिर बोल स्लीपर्स हम यूज करते थे। जैसे ये है सीधा और दोनों तरफ एक कटोरी से बनी हुई। नेक्स्ट जो हमारा होता था CST 9 स्लीपर्स, वो केवल कास्ट आयरन के होते थे, उसमें बोल शेप ना होके वो नीचे से पूरे चपटे होते थे। तो ये दो तरीके की कास्ट आयरन हम यूज करते थे। अब बोल शेप जो होते थे वो ऐसे होते थे कि ये पटरी है, पटरी के दोनों तरफ ऐसे बोल हैं, उल्टे कटोरे से रखे रहते थे। वो इसलिए हम यूज करते थे ताकि उसके ऊपर कोई भी लोड आए वो उसे बियर कर सके और अपनी जगह से ना हिले। वो कुछ ऐसे दिखते थे। अब बात आती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कास्ट आयरन स्लीपर। सबसे पहला है एडवांटेजेस। उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो सबसे जरूरी है इट इज यूनिफॉर्म इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि ये वुडन को हटा के हमने कास्ट आयरन यूज करा था तो वुड से ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती थी। आयरन में वुड से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसलिए जब हमने वुडन को हटा के कास्ट आयरन यूज करे तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा ही थी। नेक्स्ट इज इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडलिंग। क्योंकि ये बहुत इजी डिजाइन के बने हुए थे, एक केवल पतली सी रॉड थी और दोनों तरफ ऐसे उल्टी कटोरियां सी थी। बहुत इजी डिजाइन था, तो ये इजी टू मैन्युफैक्चर होते थे और बहुत हल्के होते थे, इसलिए इजी टू हैंडल भी होते थे। अब है गेज कैन बी इजिली एडजस्टेड एंड मेंटेन्ड। क्योंकि बहुत हल्के थे, मजबूत होते थे, तो इसलिए इनके ऊपर गेज हमें मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता था। इट शुड बी इकोनॉमिकल। वो बहुत इकोनॉमिकल होते थे क्योंकि उसमें कास्ट आयरन बहुत कम हो जाता था। एंड द लाइफ इज लॉन्गर देन द वुडन। वुड की जैसे 12 से 15 साल होती थी, इसकी लाइफ उनसे बहुत ज्यादा होती। नेक्स्ट, अलाइनमेंट कैन बी इजिली करेक्टेड। अगर इनका अलाइनमेंट बिगड़ गया है तो इनका अलाइनमेंट आसानी से करेक्ट हो जाता था क्योंकि ये बहुत हल्के होते थे। जैसे ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे, इनको हम थोड़ा सा हैमर से मार के इसको हम एक लाइन में कर देते थे ताकि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा हो जाए। Then most importantly it is not susceptible to the fire hazards. अगर कभी ट्रैक पे आग भी लगती थी तो ये उसको और बढ़ावा नहीं देते थे, ये वहीं के वहीं आग को रोक देते थे। Then frequent renewal is not required. क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा थी तो इसलिए इनको बार बार निकाल के फिर मेंटेन करना, मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी बहुत कम थी। अब आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस। हमने कास्ट आयरन को भी यूज करना क्यों बंद कर दिया? इसमें पहली चीज है कि इसके नीचे जो हम बलास्ट लगाते थे वो बहुत ज्यादा बलास्ट होने लगा था यूज, क्योंकि इट इज नॉन इलास्टिक। जो हमारा कास्ट आयरन स्लीपर्स हैं वो नॉन इलास्टिक होते थे, इसलिए उनके ऊपर कोई भी लोड पड़ता था तो वो लोड के कारण मुड़ जाते थे या टूट जाते थे। इसलिए जो भी उनके ऊपर शॉक्स या वाइब्रेशंस पड़ रहे हैं उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें और ज्यादा बलास्ट की जरूरत पड़ने लगी।
देन नेक्स्ट इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड रूट, क्योंकि ये नॉन इलास्टिक होते थे, इसके ऊपर से अगर कोई तेज स्पीड से गाड़ी जाती थी तो ये उसके भार से टूट जाते थे या मुड़ जाते थे, इसलिए हाई स्पीड ट्रेन के नीचे हम कभी भी कास्ट आयरन स्लीपर्स यूज नहीं करते थे। देन लेसर लेटरल स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती थी, अगर 2-3 ट्रेन इनके ऊपर से लगातार चली गई तो ये अपनी पोजीशन से हिल जाते थे, अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे हो जाते थे। देन नॉट फिट फॉर ट्रैक सर्किटेड एरिया, इनके ऊपर भी यही डिसएडवांटेज था कि जो भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते थे, एज द कास्ट आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी हम ट्रैक सर्किटेड एरिया के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ट्रैक सर्किटेड एरिया या फिर इनके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू कर दिया तो उसमें करंट आना शुरू हो जाता था, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द पीपल। The next is tie bars weakened by corrosion, जो कास्ट आयरन होता था बारिश से धूप से उसमें करोजन या जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते थे। जैसे उसमें जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता था और टूट जाता था। एंड फिटिंग रिक्वायर्ड्स आर ग्रेटर इन नंबर, क्योंकि कास्ट आयरन है, नॉन इलास्टिक है, बहुत हल्का होता था, तो उसमें और ज्यादा हमें फिटिंग्स यूज करनी पड़ती थी उसको स्टेबल रखने के लिए।